Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and welcome to part 5 of the chapter Atoms and Molecules. पिछले 2-3 वीडियो में हमने पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है ऑक्टेट रूल, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्ट का मतलब होता है 8। क्या है ये ऑक्टेट रूल? ये हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हम एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स स्फेरिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इस स्फेरिकल पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल। तो एटम का जो सबसे आखिरी वाला शेल होगा, न्यूक्लियस से सबसे दूर जो लास्ट वाला शेल है, उसमें एटम चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हीं को हम लेके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले सोडियम जो कि एक मेटल है और क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच कैसे रिएक्शन होता है ये हम देखते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 281। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर है 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 287। सोडियम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, प्रोटॉन्स भी हैं 11, न्यूट्रॉन 12 होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन का काम नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, एटॉमिक नंबर 17, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं करते। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम एंड क्लोरीन का। अब यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि सोडियम का ये जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 नहीं है। तो ये सभी दोनों ही चाहेंगे कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे? अगर नहीं है 8 तो कैसे हों? तो उसके लिए एलिमेंट के पास 3 रास्ते होते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस डोनेट कर दे किसी को, उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले, कम है तो ले इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या वो शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। तो ये 3 रास्ते हो सकते हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो शेयरिंग का काम तो होता ही नहीं है। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वो नहीं करते हैं। अब 2 चीज़ बचा, या तो वो लूज़ कर दें इलेक्ट्रॉन या गेन कर लें, ये दोनों काम होते हैं। अब यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए। मान लो ये एटम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसको थोड़ी सी एनर्जी, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी को गेन करके फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, थोड़ी सी एनर्जी लगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इसको बाहर निकालना है तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तीसरा इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब और ज़्यादा एनर्जी इसको दी जाएगी। एंड चौथा इलेक्ट्रॉन अगर इसको लूज़ करना है, बाहर निकालना है एटम को, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की इसको ज़रूरत होती है, जो कि नॉर्मल केस में पॉसिबल ही नहीं है कि इसको कहीं से मिले। नॉर्मली जनरली इसे इतनी एनर्जी मिल ही नहीं सकती कि ये 4th इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज़ कर दे।
तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन ही अपने में से बाहर निकाल सकता है, या तो 1 या 2 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लूज नहीं कर सकता। ठीक है, सेम वे अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है किसी एटम को, तो उसमें से एनर्जी बाहर निकल जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, थोड़ी एनर्जी बाहर निकली। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इसने गेन किया तो उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और अगर इसको चौथा इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो अगेन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जी के लेवल से, एनर्जी के तरीके से ये चौथा इलेक्ट्रॉन कभी गेन नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल केस में जनरली कोई भी एटम केवल 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम रिलीज कर सकता है और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही कोई एक एटम गेन कर सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कि ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो सोडियम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 281, लास्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन, 8 चाहिए इसको। तो 2 तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले तो 8 हो जाएंगे। अभी हमने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पॉसिबल है। तो सोडियम क्या करेगा, अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। अगर इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये बन जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट अब आउटर मोस्ट कहलाएगा। क्योंकि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो क्या है, हवा में ही गोल घूम रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गया तो अब वो ये वाला ऑर्बिट वैनिश हो गया, खत्म हो गया। अब कौन सा है लास्ट ऑर्बिट, सेकेंड वाला, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए सोडियम की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, तो जब इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाला सोडियम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 थे, इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 10। प्रोटॉन पहले भी 11 थे, अभी भी प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। अब क्या हुआ, ये वो सोडियम है जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 10 है, प्रोटॉन्स 11 है। 11 प्रोटॉन में से 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन प्रोटॉन 1 एक्स्ट्रा है ना। 1 एक्स्ट्रा कैसे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो गया जिस पे प्लस चार्ज है। तो ये प्रोटॉन का 1 प्रोटॉन का प्लस चार्ज इस सोडियम एटम के ऊपर आ जाएगा। तो ये सोडियम एटम जो पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे इसलिए न्यूट्रल था, अब 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण ये कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में, पॉजिटिव आयन में, कैटायन में। ठीक है, क्लोरीन की कहानी देखते हैं। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की तरह या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, जो कि अगेन हमने अभी देखा कि पॉसिबल नहीं है। किसी एटम से मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो उसका खत्म हो गया। दूसरा रास्ता क्या है इसके पास कि इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए अगर, तो इसके पास फिर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गया तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन 288। ठीक है, अब इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, 17। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो अब हो गए 18। प्रोटॉन्स पहले भी 17 थे, अभी भी 17 है। तो अब क्या हो गया, इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 प्रोटॉन है। 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है,
इसलिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए इस क्लोरीन पर आ जाएगा एक माइनस चार्ज। ये क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। ठीक है, अब ये सोडियम जिसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों को मिले कहाँ से? ऐसा नहीं हो सकता है कि हवा में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, वहाँ से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और सोडियम ने क्या किया, हवा में एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर दिया। ऐसा नहीं होता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब उसको सामने कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला दिखेगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब उसे कोई डोनर मिलेगा। तो जब तक इनको एक्सेप्टर और डोनर नहीं मिलते हैं तब तक एटम्स इलेक्ट्रॉन को का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करना या देना दोनों काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसे दो एलिमेंट्स या एटम्स पास पास आए, सोडियम एंड क्लोरीन जब पास पास आए, तो सोडियम ने कहा कि मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन हर हाल में रिलीज़ ही करना है, एंड क्लोरीन ने कहा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन तो हर हाल में चाहिए। तो बस दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की बात हो गई। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ये है सोडियम, इसका ये है एक इलेक्ट्रॉन, केवल लास्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन हम बनाएंगे यहाँ पर। ये है क्लोरीन, इसके लास्ट ऑर्बिट के ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की डिज़ाइन कुछ अलग होती है, ऐसा नहीं है। केवल बॉन्डिंग को शो करने के लिए हमने ऐसा बनाया है। अब ये सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया और उससे क्या हुआ कि इस सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया। क्यों आया ये यहाँ पे हमने समझ लिया है। और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया है वो हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो इस तरीके से इन दोनों का ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज में और क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। सोडियम पॉजिटिव आयन में, क्लोरीन नेगेटिव आयन में। अब अगर सोडियम ये कहे कि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेरा काम ख़त्म, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे क्लोरीन अगर कहे कि मुझे मिल गया एक इलेक्ट्रॉन, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मेरा काम ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो भी नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएंगे ये लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के देने से सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया है एंड इलेक्ट्रॉन के लेने से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अपोजिट चार्जेस में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और दोनों दूर नहीं जा पाएंगे, उन्हें पास पास ही रहना पड़ेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, दूर नहीं जा पाएंगे। और इस तरीके से ये एक नया मॉलिक्यूल बनेगा NaCl, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। ये जो NaCl है इसमें हालांकि दोनों टाइप के कैटायन एंड एनायन दोनों हैं, लेकिन एज ए होल ये न्यूट्रल रहेगा क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए एज ए होल NaCl न्यूट्रल होगा, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर दोनों टाइप के आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बना है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड, इन दोनों का डेफिनेशन एक एक नंबर का पूछा जाता है। कैसे आप डिफाइन करेंगे? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। एंड आयनिक कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच bond is formed by the transfer of electron is called ionic bond. क्लियर? तो ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl और अब देखते हैं रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, इन दोनों के बीच कैसे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले दोनों का एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 एंड कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स।
क्लोरीन का हम देख चुके हैं, एटॉमिक नंबर 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन 287, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में। जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लूज करता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम गेन करता है उतने ही नेगेटिव चार्ज आते हैं। आप इसको भी डिटेल में समझ सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन दोनों 12 हैं। अब जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस मैग्नीशियम के पास अब इलेक्ट्रॉन रह गए 10 एंड प्रोटॉन अभी भी है 12। 10 इलेक्ट्रॉन का और 10 प्रोटॉन का चार्ज दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर आ जाएंगे। क्लोरीन का हम देख ही चुके हैं पहले, इसके पहले हम समझ चुके हैं। अब क्या होगा कि ये क्लोरीन ऑक्टेट इसको पूरा करना है, तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में। अब यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझते हैं इस तरीके से। ये मैग्नीशियम है, इसके लास्ट ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्लोरीन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये है क्लोरीन, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है। मैग्नीशियम और क्लोरीन जब आमने सामने आए तो मैग्नीशियम ने कहा कि मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन ने कहा कि मुझे तो 1 ही चाहिए, मुझे 2 नहीं चाहिए। तो अब मैग्नीशियम के सामने प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को देगा, क्योंकि ये क्लोरीन एटम तो 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं है। ऑक्टेट उसको कंप्लीट करना है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को देगा, ऐसे। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, Mg हो गया 2 पॉजिटिव 2+, है ना, एंड क्लोरीन सिंगल माइनस, इस क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट होगा, Cl सिंगल माइनस में। इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, वो भी Cl माइनस, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे MgCl2। इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लिखते हैं MgCl2। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीशियम एंड क्लोरीन के रिएक्शन से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एक एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को देता है। तो इस तरीके से बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन ये आयनिक कंपाउंड है, और ये जो बॉन्ड बना है दोनों के बीच वो है आयनिक बॉन्ड। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मतलब सोडियम एंड ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे रिएक्शन होता है, और कंपाउंड जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन 26। ठीक है, अब यहाँ देखो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Na+ में कन्वर्ट होगा। मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सोडियम और ऑक्सीजन जब आमने सामने आए रिएक्शन करने को, तो सोडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और ऑक्सीजन को तो लेकिन 2 चाहिए, है ना। सोडियम 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देगा, सोडियम 1 से ज़्यादा नहीं देगा, 1 ही उसके लास्ट ऑर्बिट में। 2 देगा तो उसका तो ऑक्टेट टूट जाएगा, वो बिल्कुल नहीं देगा, उसकी टेंडेंसी है ही नहीं, 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है वो, और वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के Na+ में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा,
एक सोडियम एटम से वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और दूसरे सोडियम एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरीके से उसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी। जब इसको दोनों सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड आयन में, O2- में। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं हम, ये है सोडियम, इसके लास्ट ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये है दूसरा सोडियम एटम, इसके लास्ट ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये है ऑक्सीजन का एटम, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कंप्लीट ट्रांसफर। तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड ये दोनों सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बनेगा, ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुए, ये दोनों सोडियम जो है ये 2 हैं, Na2, एंड ऑक्सीजन O2- में कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड आयन में। तो फॉर्मूला क्या होगा सोडियम ऑक्साइड का? Na2O। ठीक है, इस तरीके से बनता है सोडियम ऑक्साइड या Na2O। ये अगेन ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अब हम 4th एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, और दूसरा है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों सामने आए। मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये है मैग्नीशियम, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये है ऑक्सीजन, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैग्नीशियम एक ही एटम को, ऑक्सीजन को ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। उससे क्या होगा कि मैग्नीशियम Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन O2- में। ये +2 -2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एज अ होल। ये मॉलिक्यूल भी, ये एटम भी, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? MgO। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन चारों जो हमने एग्जाम्पल देखे वो था मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल उसमें से इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एंड नॉन मेटल जो रहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें से मेटल हमेशा कैटायन बनाता है और नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाता है। दोनों टाइप के आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और ये जो बॉन्ड है जो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इन दोनों का डेफिनेशन 1-1, 2-2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स अभी फॉर्म हुए आयनिक कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आप अपने दिमाग में सोडियम या नमक को इमेजिन करो। नमक कैसा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो। क्रिस्टल्स छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में मिलता है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, इनकी शीट नहीं बन सकती। इनको अगर हम बड़े बड़े पीसेस हैं उनको अगर हम हैमरिंग करें तो छोटे छोटे पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं
ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर या किसी भी पोलार जो सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। पोलार सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? वाटर भी पोलार सॉल्वेंट है। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होने के कारण दो पोल बन जाते हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं पोलार सॉल्वेंट। ये जो आयनिक कंपाउंड है ये भी पोलर नेचर के, इनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इसलिए दोनों सेम होने के कारण ऐसे जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इनका जो सॉल्यूशन है, आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन वाटर में एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट पर, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लो। सोडियम क्लोराइड ये है, अब इसको जैसे ही हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। तो ये दोनों टाइप के आयंस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने को तैयार होंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इसलिए इनका एक्वस सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, वहाँ पर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उनमें और इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है और क्यों है। ठीक है, तो आज आपने समझा कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट जब करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और उनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।